जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागोजी के गणित शिक्षा शास्त्र के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इससे पहले कल एक वीडियो आई थी जिसमें भी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया था। इस प्रकार से दोनों वीडियो से आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 जो आपकी होने वाली है 5 मार्च से होने वाली है, एडमिट कार्ड इसके आ चुके हैं। और गणित शिक्षा शास्त्र से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। 30 क्वेश्चन आपके आते हैं गणित से, जिससे 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे अंकगणित के और 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे शिक्षा शास्त्र के। तो ये जो 15 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारी वीडियो से आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप चैनल को विजिट करके प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं जहाँ से आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे से पहले क्वेश्चन के साथ में। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है द्रव्यमान मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। कल की वीडियो में क्वेश्चन था कि द्रव्यमान मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, ठीक है, जिसमें किलोग्राम था। ठीक है, लेकिन यहां पर आज आपको बताना है कि द्रव्यमान मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। और यहां पर दोस्तों 90% लोगों को 90% लोगों को इस क्वेश्चन का सही आंसर पता नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन बेहद ही सिंपल है, प्राइमरी लेवल का है, कक्षा 1 का कक्षा 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर कक्षा 1 से पहले ही इस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द्रव्यमान मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि ये सभी द्रव्यमान मापने की इकाइयाँ हैं, जिसमें से मिलीग्राम जो है यह द्रव्यमान मापने की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, कितने होते हैं 1 मिलीग्राम में, तो देखिए 1 ग्राम में इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। सेंटीग्राम की बात करते हैं तो 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम होते हैं, 100 सेंटीग्राम होते हैं। डेसीग्राम की बात करते हैं तो 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं। और ग्राम में की बात करते हैं तो 1 ग्राम इक्वल टू 1 ग्राम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना है द्रव्यमान मापने की सबसे छोटी इकाई मिलीग्राम है, जिसमें 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला है ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है। ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से, मूल्यांकन से, मापन से, सांख्यिकी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ज्यामिति का जो संबंध है दोस्तों किस क्षेत्र से, आपका मापन से संबंधित है। ठीक है, ज्यामिति का संबंध किससे, मापन से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बालकों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए अध्यापक को कौन सा उपाय अपनाना चाहिए। बालकों को गणित रुचिकर एवं सरल लगे, इसके लिए कौन सा उपाय आप अपनाएंगे। तो देखिए ऑप्शन को देख लेते हैं। मानसिक शक्तियों के प्रयोग हेतु उचित अवसर प्रदान करेंगे ताकि उनकी मानसिक शक्तियों का विकास हो सके। क्रियात्मक कार्य को प्रधानता देंगे, गणित में मनोरंजन को स्थान देंगे। यदि मनोरंजन को किसी भी सब्जेक्ट में स्थान दिया जाता है तो मनोरंजन के माध्यम से किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उसका अध्यापन कार्य किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा डी उपर्युक्त सभी। ये सभी कार्य जो होंगे, सभी कार्यों के माध्यम से आप गणित को रुचिकर एवं सरल बना सकते हैं कक्षा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है जीवन की किसी गतिविधि में गणित का जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो जीवन की जो गतिविधि होती है दोस्तों आर्थिक गतिविधि, अर्थ से संबंधित, जो धन से संबंधित, जो लेन देन से संबंधित आपकी विधि होती है आर्थिक गतिविधि। इसी विधि में क्या होता है, इसी गतिविधि में क्या होता है, गणित का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निगमन आगमन से 100% क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो किस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि
विधि में बढ़ा जाता है? तो देखिए निगमन विधि में पहले आपको क्या विधि बताई जाती है, उसके बाद उदाहरणों की तरफ लेकर जाया जाता है। इसलिए निगमन विधि में अज्ञात से ज्ञात की तरफ बढ़ाया जाता है। उच्च कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है गणित को रोचक एवं सुग्राही सरल बनाने के लिए आवश्यक क्या है? गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए क्या आवश्यक है? साधारण विधि, असाधारण विधि, प्रभावशाली विधि या फिर मनोवैज्ञानिक विधि? तो देखिए दोस्तों, जो मनोवैज्ञानिक विधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। इस विधि के माध्यम से गणित को रोचक, सुग्राही, सरल बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आगमन विधि में बढ़ा जाता है। अभी हमने बात की इससे पहले निगमन विधि की, अब बात आती है दोस्तों आगमन विधि की। आगमन विधि में बढ़ा जाता है, तो देखिए आगमन विधि में बढ़ा जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि में बढ़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ज्ञात, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर इस विधि में बढ़ा जाता है, और अज्ञात से ज्ञात की ओर किसमें? आगमन विधि में बढ़ा जाता है। ठीक है, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर आपका निगमन विधि में बढ़ा जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि में बढ़ा जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण में अध्यापक क्रिया है। कक्षा शिक्षण में अध्यापक क्रिया है सामान्य समस्या प्रस्तुत करना। कक्षा शिक्षण में अध्यापक क्रिया क्या है? तो समस्या प्रस्तुत करना, छात्र क्रिया को सही दिशा देना, मूल्यांकन या फिर उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो किसी भी शिक्षक के ये सभी कक्षा में शिक्षण कार्य हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विज्ञान एवं गणित के संबंध को स्पष्ट करने वाला वाक्य क्या है? विज्ञान एवं गणित के संबंध को स्पष्ट करने वाला वाक्य कौन सा है निम्नलिखित में से? ठीक है, तो गणित के बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी है, गणित विज्ञान की हाथ पैर हैं, गणित विज्ञान को आधार प्रदान करता है, या फिर उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, जो गणित है ये ही विज्ञान का आधार है। गणित ही क्या है? विज्ञान का आधार है। गणित विज्ञान को आधार प्रदान करता है। गणित के अभाव में विज्ञान की शिक्षा अधूरी है। ठीक है, ये सभी जो है ऑप्शन सही आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकगणित को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए, अंकगणित को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए किया जाना चाहिए। अंकगणित को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर भी दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन को देख लेते हैं। अध्यापक की देखरेख में स्कूल में एक दुकान का आयोजन किया जाना चाहिए। परमानेंट दुकान की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, केवल यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक दुकान का या फिर मेले का आयोजन स्कूल में किया जा सकता है। स्कूल में एक बैंक खोली जानी चाहिए। स्कूल में बैंक के माध्यम से भी ये कार्य, एक प्रतीकात्मक बैंक, ठीक है, इसके माध्यम से कार्य किया जा सकता है। और ऑप्शन सी है स्कूल का सहकारी भंडार भी दिखाकर स्टूडेंट को, यदि उसका जो है प्रत्यक्ष उसका स्टूडेंट को अवलोकन कराया जाए, ठीक है, तो गणित को अधिक व्यवहारिक बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है वह विधि जिसमें उदाहरणों द्वारा नियमों की स्थापना की जाती है। उदाहरणों द्वारा नियमों की स्थापना की जाती है, तो उदाहरणों द्वारा नियमों की स्थापना आगमन विधि में की जाती है। किसमें? आगमन विधि में। और निगमन विधि में नियमों से, देखिए यहाँ पर याद रखना बहुत सिंपल है, कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, लेकिन देखिए निगमन विधि, निगमन यहाँ पर याद रखना नाम है छोटी की मात्रा नी, ठीक है, और नियमों से उदाहरणों की तरफ निगमन विधि में, ठीक है, दोनों को इस प्रकार से आपको रिलेट करना है, नी NI नी से, ठीक है, नियमों से उदाहरणों की तरफ निगमन विधि में। और उदाहरणों से देखिए आ और उ ये दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आ से उ को आपको रिलेट करना है। तो आगमन विधि में उदाहरणों से नियमों की तरफ बढ़ा जाता है, ठीक है, स्थापना इसमें की जाती है। तो ये याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, निगमन आगमन। अगला क्वेश्चन है गणित शिक्षा की सहायक दृश्य सामग्री क्या है? गणित शिक्षा की सहायक दृश्य सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है? तो गणित शिक्षा की श्याम पट्ट हो जाता है, जो आपका ब्लैक बोर्ड होगा, मॉडल होगा, चित्र होगा, इसका भी आंसर उपर्युक्त डी होगा। ये सभी जो है गणित शिक्षा की सहायक सामग्रियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विश्लेषण विधि से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन विश्लेषण विधि से संबंधित है? तो विश्लेषण विधि से जो संबंधित आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा ज्ञान का विखंडन करना, ठीक है, विश्लेषण विधि में ज्ञान का विखंडन करके
छोटे छोटे भागों में उसे डिवाइड करके क्या किया जाता है, पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान का विखंडन करना। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन सा अर्थ आता है? पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन सा अर्थ आता है? तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन सा अर्थ आ गया यहाँ पर? परंपरागत वातावरण से पूर्ण शिक्षा देने का विषय। ठीक है, तो ये सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन जो है तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न है, अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं ये आपको बताना है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सचिव। ठीक है, कौन सा सचिव? भारत के वित्त सचिव। कौन? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए का जो नोट जारी करता है कौन करता है? तो 1 रुपए का नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा और जो अदर नोट होते हैं, 10 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, कोई भी नोट हो, ये किसके द्वारा? रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिस पर गवर्नर के, रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उसके साइन होते हैं। लेकिन 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और वित्त सचिव के साइन होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कमेंट में ये भी बताना है किस किस के पास 1 रुपए का नोट अभी रखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 12 मध्य रात्रि का समय 3 घंटे बाद होगा। 12 बजे का जो समय है, जो मध्य रात्रि का समय है, 12 बजे है रात के, उसके 3 घंटे बाद, उसके 3 घंटे बाद कितने बजेंगे? तो रात के 3 बजेंगे। तो ये समय क्या कहलाएगा? ठीक है, 2 AM, 3 AM, 3 PM या फिर 9 PM। तो यहाँ पर दोस्तों AM PM सभी लोग समझते ही होंगे, जो रात के 12 बजे होते हैं, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का समय क्या होता है? AM कहलाता है। ठीक है, और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय क्या कहलाता है? PM कहलाता है। अब यहाँ पर AM PM क्या है? तो AM को हम क्या बोलते हैं? एंटी मेरिडियम बोलते हैं। लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है एंटी मेरिडियम। AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मतलब पहले, मेरिडियम मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? दोपहर। तो दोपहर के पहले का समय क्या हो जाता है? एंटी मेरिडियम। ठीक है, और PM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PM का फुल फॉर्म होता है समय में क्या होता है? पोस्ट मेरिडियम, मतलब दोपहर के बाद का जो समय होगा क्या? पोस्ट मेरिडियम होगा। ठीक है, ये आप याद रखना। बाकी PM का प्रधानमंत्री और पोस्टमार्टम भी फुल फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर घड़ी में क्या हो जाएगा? पोस्ट मेरिडियम हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी को AM में बोलते हैं। AM को बोलते हैं पूर्वाह्न। क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न। और PM को बोलते हैं मध्याह्न। आपने सुना होगा मध्याह्न भोजन। ठीक है, मध्याह्न भोजन का सभी प्रयोग करते हैं, मतलब दोपहर का खाना। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? PM को मध्याह्न या फिर अपरवाह्न से बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा मध्य रात्रि का समय 3 के बाद का समय क्या होगा? 3 AM हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 3 AM। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, 3 रेखाएं एक दूसरे को युग्मों में प्रतिच्छेद करती है। 3 रेखाएं एक दूसरे को युग्मों में प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है इसमें बने कोणों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, 3 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, इसमें बने युग्मों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर कोण अपन बना ले। 3 रेखाएं, 1 2 3, ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ पर कोणों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो एक में यहाँ पर कितने? 4 कोण होंगे। देखिए, एक ऊपर का कोण, एक की साइड का कोण, एक लेफ्ट साइड का कोण और दूसरा यहाँ पर नीचे का कोण। तो 4 होंगे। एक रेखा जब 2 जगह काटेगी तो यहाँ पर 4 कोण बनेंगे। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे को काटेंगे, 4 3 कितने? 12 कोण बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कितने? 12 कोण यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक गणित के अंतर्गत आता है। प्रयोगात्मक गणित के अंतर्गत निम्नलिखित में से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या रेखा का निर्माण, वस्तुओं को बाजार से खरीदना तथा बेचना, घरेलू हिसाब किताब करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रयोगात्मक गणित के अंतर्गत कौन आता है? संख्या रेखा का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा निगमन विधि। निगमन विधि जो है यह तार्किक प्रतिपादन की विधि हो जाती है। अगला प्रश्न है, संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास के तिनके
संश्लेषण विधि के द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सूखी घास से तिनका निकालना बहुत आसान कार्य होता है एक प्रकार से। ये आपको ये बताना है कि ये कथन किसका है। ठीक है, संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है, स्वयं बाहर निकलना चाहता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है किसका है? प्रोफेसर युंग का। किसका? युंग का है, प्रोफेसर युंग का यह कथन हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक रेखा पर कम से कम कितने बिंदु हो सकते हैं? एक रेखा पर कम से कम कितने बिंदु हो सकते हैं? तो एक रेखा पर दोस्तों कितने बिंदु हो सकते हैं? केवल 2 बिंदु हो सकते हैं, एक प्रारंभिक बिंदु, एक आपका अंतिम बिंदु। ये देखिए इस प्रकार से एक रेखा खींच दी जाती है। ठीक है, तो ये एक आपका प्रारंभिक बिंदु हो जाता है, ये अंत का बिंदु हो जाता है। तो 2 बिंदु हो सकते हैं एक रेखा पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक की व्युत्पत्ति हुई। ह्यूरिस्टिक की व्युत्पत्ति हुई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ से हुई है? ह्यूरिस्को से। कहाँ से हुई है? ह्यूरिस्को से। ह्यूरिस्टिक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों? ह्यूरिस्को से हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्को किस भाषा का शब्द है? तो ह्यूरिस्को किस भाषा का शब्द है? तो यह दोस्तों ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, यही इसी ह्यूरिस्को से ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। ग्रीक भाषा का ह्यूरिस्को शब्द है। अगला प्रश्न, ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ क्या है? खोज निकालना। क्या? खोज निकालना। खोज निकालना प्यारे मित्रों। ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? खोज निकालना। ठीक है, ये आप याद रखना है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्र सिद्धांत क्या है? ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्र सिद्धांत क्या है? तो स्वयं के द्वारा करके सीखना। स्वयं के द्वारा करके सीखना ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत है। ये आपको याद रखना है। ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। इस वीडियो पर 100 लाइक आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगी। उत्तरमाला भी यहाँ पर दी हुई है। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को विजिट करना होगा। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सॉफ्ट स्टडी, तो वहां पर चैनल मिल जाएगा, जिसे ज्वाइन करके बिल्कुल मुफ्त में इस PDF को डाउनलोड किया जा सकता है। ये थी दोस्तों वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 25 में से कितने आंसर आपके सही हुए हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।